मुसीबत के टाइम पे जो आपके साथ खड़ा हो वही आपका दोस्त है साहब, दूसरा कोई नहीं। इंडिया पाकिस्तान वॉर में चीन अपने दोस्त पाकिस्तान के साथ खड़ा था और जम के खड़ा रहा और डिक्लेयर किया, हाँ मैं खड़ा हूं, जिससे जो करना है कर लो। इंडिया के मुंह से तो शब्द भी नहीं निकला है चीन के खिलाफ। क्या करेगा? सारी दुनिया इसराइल के हमले पे स्तब्ध, ईरान के ऊपर न्यूक्लियर इंस्टॉलेशन पे सब चुप। रेड लाइन क्रॉस की इसराइल ने, तब भी सारे चुप। चीन बोला साहब कि मेरे दोस्त ईरान पर जो हमला किया गया न्यूक्लियर इंस्टॉलेशन पे, मैं इसकी कंडेमनेशन करता हूं। ईरान और इजराइल की जंग में एक चीज तो बिल्कुल जाहिर हो गई है कि इस टाइम नेतन्याहू कंप्लीटली शेकन पर्सन है। उनकी टांगे कांप रही हैं। इज वेरी बैडली रैटल्ड एक्चुअली। हालात ऐसे हो चुके हैं कि उसको इस बात का एहसास होना शुरू हो गया कि असली वॉर क्या होती है। अभी तक क्या है कि जितनी भी वॉर हुई है वो प्रॉक्सी से वार करता आया है और किसी के साथ तो वॉर हुई नहीं। 1960 के दशक में जो वॉर हुई थी थोड़ी बहुत अरब देशों के साथ, वो भी एक प्रिमिटिव टाइप की वॉर थी। लेकिन इस बार जो वॉर हो रही है वो रियल है, क्योंकि इस बार उसके सामने ना तो हमास है, ना हिजबुल्लाह है, ना हुतीस है। वो तो प्रॉक्सीज थे, वो तो एक किस्म के नॉन स्टेट एक्टर्स हैं। दोस्तों, आप लोगों ने हाइलाइट्स में देख लिया। अभी चंद सेकंड के बाद हम वीडियो की जानिब भी बढ़ते हैं। दोस्तों, ईरान के जो सुप्रीम लीडर है उन्होंने कहा कि अमरीकी सदर हमें धमकी देता है। एक बेहुदा बयान में ईरानी कौम से कहता है कि आओ और सर तस्लीम खम करो, यानी अपने सर झुकाओ, सजदा करो अमरीका को। उन्हें कहा कि धमकियां उन्हें दी जाती है जो इन धमकियों से डरते हैं। ईरानी कौम धमकी देने वालों से कभी मरऊब नहीं होते। एक चीज़ मैं आपको बता दूं, पूरी की पूरी उम्मत मुस्लिम के जो लोग हैं वो ईरान के साथ खड़े, इनके दिल ईरान के साथ धड़क रहे हैं। लेकिन जो उम्मत मुस्लिमा के हुक्मरान है वो सिर्फ ज़बान कलाम सिर्फ बयानात जारी कर रहा है, क्योंकि वो ये जानते हैं कि भाई हमें किसी भी सूरत इस लड़ाई के अंदर न जाना पड़े, क्योंकि वो लड़ाई के अंदर जाएंगे तो जो उनके जो अब्बू जान है अमेरिका, वो कहीं नाराज़ ना हो जाए। और वो किसी भी सूरत अमेरिका को नाराज़ नहीं करना चाहते। फिर चाहे वो मिस्र हो, फिर वो चाहे रेडन हो, फिर वो चाहे इराक हो, जो इसराइल के करीब करीब ममालिक हैं, जो मुस्लिम ममालिक हैं। दोस्तों, यहाँ पर एक और बहुत बड़ा बयान आया है चाइना के सदर का। उन्होंने कहा कि अगर अमेरिका दुनिया का एहतराम नहीं करेगा तो फिर सबक सीख लेगा। उन्होंने कहा कि हर सल्तनत को जवाल का सामना करना पड़ा है, दुनिया अमेरिका के बगैर भी आगे बढ़ सकती है। ये बयान चाइना के सदर का आम बयान नहीं है। इस बयान के बाद दुनिया के अंदर ये बातें हो रही है कि भाई चाइना ने सुपर पावर बनने की तरफ जो अपना सफर है वो और भी ज्यादा तेज कर दिया है। तो आइए दोस्तों, पहले वीडियो की जाने बढ़ते हैं, फिर बाद में इसके ऊपर बात करते हैं। जो मुसीबत के टाइम खड़ा हो आपके साथ वही आपका दोस्त। और जो अच्छे टाइम में कहे कि मैं आपका दोस्त हूं, आपका ऐसा करूंगा वैसा करूंगा, नहीं साहब। ईरान को दुनिया में एक सबसे बड़ा दोस्त मिल गया साहब, सबसे बड़ा दोस्त, नाम है चीन। मुसीबत के टाइम पे जो आपके साथ खड़ा हो वही आपका दोस्त है साहब, दूसरा कोई नहीं। इंडिया पाकिस्तान वॉर में चीन अपने दोस्त पाकिस्तान के साथ खड़ा था और जम के खड़ा रहा और डिक्लेयर किया, हाँ मैं खड़ा हूं, जिससे जो करना है कर लो। इंडिया के मुंह से तो शब्द भी नहीं निकला है चीन के खिलाफ। क्या करेगा? सारी दुनिया इसराइल के हमले पे स्तब्ध, ईरान के ऊपर न्यूक्लियर इंस्टॉलेशन पे सब चुप। रेड लाइन क्रॉस की इसराइल ने, तब भी सारे चुप। चीन बोला साहब कि मेरे दोस्त ईरान पर जो हमला किया गया न्यूक्लियर इंस्टॉलेशन पे, मैं इसकी कंडेमनेशन करता हूं। और एससीओ से भी कंडेमनेशन निकलवा दी उसकी, शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन से भी, जिसको इंडिया देख के तिल मिलाया एक्चुअली। और साथ में कहा कि हम ईरान के ऊपर हुए हमले को सॉवरेनिटी का उल्लंघन मानते हैं और टेरिटोरियल इंटेग्रिटी का उल्लंघन मानते हैं। और जो इजराइल ने अटैक किया, हीनस क्राइम है ये मानवता के, कि आप न्यूक्लियर इंस्टॉलेशन को अटैक करते हैं। लेकिन इंडिया वो हिम्मत नहीं पैदा कर पाया। क्या है ना, पीठ में रीढ़ की हड्डी भी तो होनी चाहिए शब्द बोलने के लिए। और आज के बाद देखेंगे, जब ये जंग खत्म हो जाएगी कभी ना कभी, तो आज नहीं तो कल, नहीं तो परसों, ईरान और इजराइल की जंग तो खत्म होगी। आप देखेंगे कि ईरान पूरी तरह से इजराइल अपना चीन की ओर मुड़ के चला जाएगा। मुझे कोई इसमें डाउट नहीं कि वो चाबहार पोर्ट जो इंडिया ने हजारों करोड़ की लागत से लगाया, वो भी उठा के चाइना को दे देगा, तू मैनेज कर इसको भाई, इंडिया के बस की कुछ नहीं, मैं इंडिया पे डिपेंड नहीं कर सकता। तो ये शायद होने भी जा रहा है, मैं आपको बताऊं। वैसे भी चाइना की बहुत स्ट्रांग एंट्री हो चुकी है ईरान के अंदर,
लेकिन इस समय जबकि मुसीबत की घड़ी में चीन उसके साथ मजबूती के साथ खड़ा है, उसको असला दे रहा है, बारूद दे रहा है, उसको बैलिस्टिक मिसाइल दे रहा है, तो मैं 100% कह सकता हूं कि ईरान अब चीन के साथ हमेशा के लिए जुड़ गया, क्योंकि मुसीबत के टाइम पे जो आपके साथ खड़ा रहा, आप उसका साथ नहीं छोड़ते हो। और ये जो नया त्रिकोण बना है रशिया का, चीन का और ईरान का, ये मुझे लगता है कि दुनिया का एक ऐसा मजबूत त्रिकोण बन गया जो ऊपर टॉप यूरेशिया से लेकर और नीचे एशिया तक, जहां पर एक किस्म से कहा जाए तो तेहरान के जो बंदरगाह हैं, तेहरान के जो ऑयल है, तेहरान की जो गैस है, उसको अब ओपनली चाइना यूज करेगा और शायद वहां से मिनरल्स भी लेगा और अपना गठबंधन चाइना के साथ मजबूत करेगा। हाँ, अगर कोई इस वॉर के अंदर लूजर है यहां पर तो वो इंडिया है इस समय, कि इंडिया हैज लॉस्ट द ईरान। और इंडिया के मोदी साहब ने नेतन्याहू से बात की, लेकिन उनके पास फुर्सत नहीं थी कि वो अयतुल्ला खमनई या उसके प्रेसिडेंट मसूद पेजेश्किन से बात तो कर लेते कम से कम। तेल अवीव की सड़कों पर खौफ है, हाइफा की सड़कों पर खौफ है, धुआं, आग, बर्बादी, धराशायी हुई इमारतें, गिरी हुई इमारतें, इसके अलावा और आपको क्या मिलेगा? और ये देखिए आपके सामने ये नजारे मैं दिखाता हूँ, धू-धू करके जलती हुई बिल्डिंग्स, खंडर हुए मकान। एक बार को तो आभास हुआ कि ये गाजा की बिल्डिंग तो नहीं है, लेकिन बाद में पता लगा नहीं, अब तो आप हाइफा के अंदर, तेल अवीव के अंदर और कुछ और शहरों के अंदर, इजराइल के अंदर ही आप गाजा देख सकते हैं। तो पहली बार इजरायलियों को इस बात का एहसास हो रहा है कि बर्बादी क्या होती है। दूसरों के घर तो आपने उजाड़ दिए, आपने गजा के 50-55 हजार लोगों को मार दिया अनऑफिशियली, वैसे तो 1 लाख से ऊपर को मारा है। तो आपको उसका दर्द नहीं होता, आपके 2 आदमी मरते हैं तो आपको दर्द होता है। लेकिन इस बार जो हो रहा है वो उल्टा हो रहा है, हर कोई खौफ में है और हर जगह मलबा है, हर जगह एक सड़ांध है, यानी कि बदबू है। सुबह से लेके शाम तक सायरन बजते रहते हैं, जो जिंदगी है बर्बाद हो चुकी है, बिजनेस ठप हो चुका है, होटल बंद हो चुके हैं, फैक्ट्रियां बंद हो चुकी हैं, लोग चौबीसों घंटे बंकर में रहने को मजबूर हैं, उनके पास खाने पीने की चीजों की भी कमी हो गई है। और उन्होंने सोचा कि अभी तो हम ईरान को दहशत में डाल देंगे, उनको हमने बहुत सारे कमांडर मार दिए तो अब तो वो हमें सरेंडर कर देंगे और वो जवाब नहीं दे सकेगा। लेकिन अंदाजा गलत हो गया। जंग के मैदान में कभी भी अपने दुश्मन को कमजोर नहीं समझना चाहिए। अगर दुश्मन को कमजोर समझा तो समझो वहीं पर आपकी हार है। ये ठीक है कि ईरान की टॉप लीडरशिप, जो मिलिट्री लीडरशिप थी, मारी गई, उसके न्यूक्लियर साइंटिस्ट मारे गए, लेकिन वो उससे बाहर निकल आया और तुरंत नई लीडरशिप पैदा करके उनके हाथ में कमान सौंप दी। और जिस ढंग से हर रात को 100, 80, 50 मिसाइलें, बैलिस्टिक मिसाइलें वो दाग रहा है, इससे पता लगता है कि उसका रिजॉल्व, उसका करेज कितना बड़ा है। लोग जब सुबह उठते हैं और सुबह देखते हैं, बंकर से जरा से बाहर झांक के देखते हैं, तो उन्हें पता लगता है कि चारों तरफ मलबा ही मलबा, चारों तरफ आग ही आग, चारों तरफ बर्बादी का आलम है और लोग खौफ में दिख रहे हैं। लोग बाहर निकलते हैं, सोचते हैं कहीं से कोई खाने पीने की चीज मिल जाए, कोई सुरक्षित ठिकाना मिल जाए। और सिर्फ तेल अवीव के अंदर ईरान की 4 बैलिस्टिक मिसाइलें गिरी हैं, 4, यानी कि बाकियों को तो ऊपर रोक दिया गया। और बंकर में एक छिपी हुई महिला ने बताया कि नीचे जो धमाके थे उनकी आवाज महसूस की जा रही थी और बहुत तेज थी और इमारतें गिर गई और ऐसा लगा कि पूरी धरती कांप रही है। हर कोई खौफ में था। यहाँ के लोगों ने क्या कहते हैं कि नाक बंद कर रखी थी कि पूरा का पूरा बारूद की जो बदबू है हवा में, वो उनकी नाक में, उनके फेफड़ों में न चली जाए। इजरायली घायल होते जा रहे हैं, मरते भी जा रहे हैं और कई लोग मर चुके हैं। 30-40 तो मर भी चुके हैं, सैकड़ों घायल हो चुके हैं, अस्पताल भरे हुए हैं उनसे। दोस्तों, आप लोगों ने वीडियो देख ली। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें और इस चैनल को भी सब्सक्राइब करें ताकि आपको इन विषय के मजीद अपडेट्स मिलती रहे। शुक्रिया।